हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल्स, उसका आखिरी लेक्चर है। और आज के लेक्चर में बेसिकली आपका ओरिजिनल जो एनसीईआरटी पोर्शन वो ख़त्म हो गया था, तो वही सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बुक से रिलेटेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे पहले 3-4 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है, और उसके बाद हम हमारे मटेरियल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और उन सारे क्वेश्चंस को मैं करा के दूंगा। लगभग मान लीजिए यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है, उसके बाद और मैं 6-7 क्वेश्चन लेके टोटल 10-15 सॉलिड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा के दूंगा, जो शायद आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स या फिर कंपटीशन के लिए तो ज़रूरत होगा ही, और काफ़ी हेल्प करेगा आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट को वापस रिवीजन करने के लिए और डीप में जाके समझने के लिए थ्रू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने कलेक्ट किया, वही सारे प्रॉब्लम्स तो मैंने पिक नहीं किया, देखो मटेरियल का अभी कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस है। पहली बात तो है ये सारे के सारे क्वालिटी क्वेश्चंस है, इनसे ज़रूर आपको अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, और वो सारे के सारे कंसेप्ट अगर आपका बोर्ड का पेपर टफ होता है बहुत, तब आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज इस तरीका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो भी हेल्प करेगा, या फिर आपको कंपटीशन में तो हेल्प करेगा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा क्या है। पहला 4 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है ना, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। Sum of the zeros taken 2 at a time, that is sum of product of zeros, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha दिया है, और product of zeros that is alpha into beta into gamma दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं अगर उसका 3 जीरोस दिया हुआ रहता है। मैं थियोरी पढ़ाते वक्त जब मैंने कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकाला था, उसके बाद मैंने दोनों ही केस में, क्वाड्रेटिक क्यूबिक दोनों ही केस में मैंने नोट दे करके बताया था कि अगर सिर्फ जीरोस दिया हुआ रहता है तो पॉलिनोमियल हम कैसे डिजाइन करेंगे। याद करो, x³ माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x² प्लस सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और बाहर एक के लगाया था। जो नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल एक नहीं होगा, पॉलिनोमियल हजारों पॉसिबल हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल हो जाएंगे अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया हुआ है उस लीडिंग कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अभी बहुत जगह पे क्वेश्चन में देखोगे कहीं पे मॉनिक पॉलिनोमियल लिख देता है, तो अगर मॉनिक पॉलिनोमियल है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा, तो उस केस में के का वैल्यू आप 1 ले लोगे तो चलेगा। बट जब तक ये नहीं बोलेगा या फिर फर्दर कोई कंडीशन नहीं देगा के को निकालने के लिए, तब तक आपको के को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं डायरेक्टली कमेंट कैसे करूंगा आंसर, मैं ये लिखूंगा कि एनी पॉलिनोमियल with sum of zeros, any polynomial with sum of zeros as 2, any polynomial ना लिख के क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। sum of zeros taken 2 at a time, sum of zeros taken 2 at a time minus 7 and product of zeros as minus 14 is क्या होगा, सम ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम माइनस 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 14 लेकर के अगर कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x³ माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप जानते हो, ऑलरेडी आपको पढ़ा के दिया गया है, डिराइव करके भी दिया गया है के इंटू, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अगर 3 जीरो है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा 3 फैक्टर होगा, आप जानते हो। और अगर ये तीनों की तीनों 3 फैक्टर है तो ऑब्वियसली इन तीनों का प्रोडक्ट और बाहर के लगा करके उस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो, और उन्हीं 3 का प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व होकर के फाइनली इस फॉर्मेट में आता है। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 at a time into x minus
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो उस जगह पे सारे के सारे वैल्यूज आप पुट कर दो, हो जाएगा काम। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 2, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम -7 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -17 दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14, विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, which is the required polynomial, which is the required polynomial। क्लियर है क्या, बस खत्म, यही है आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए अभी अपन लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, और देखते हैं कहानी को आगे किस तरीके से वो चेंज होता है। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो यहां से आपको a और b डिटरमाइन करना है। तो अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉज करके नोट कर देना, अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिया गया है a माइनस बी, ए और a प्लस बी, और उस जगह से अगर आपको a और b डिटरमाइन करना है, तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से होगा अपन सम ऑफ द जीरोस निकाल देंगे, उधर से रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम निकाल दोगे, और उधर से इक्वल टू दे करके कोफिशिएंट का रिलेशन लिख दोगे। तो देखो अपन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को देख करके समझने का प्रयास करो। अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हो एक बार, तो बेशक आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एज जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a and a plus b, therefore sum of zeros जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है। तो सम ऑफ जीरोस का अगर मैं बात करूं, तो सम ऑफ जीरोस यहां से क्या निकलेगा, जीरोस अगर दिया हुआ है तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो -3 और एक्स क्यूब तो 1 है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, थ्राइस a इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a का वैल्यू तो सॉल्व हो करके यहां से ही आ गया 1, ठीक है। और दूसरा आप एक और रिलेशन यूज कर लो, आपके पास सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम भी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और सम ऑफ जीरोस यूज करना टेकन 2 एट ए टाइम यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ज्यादा छोटा होगा, तो इसीलिए मैं वही यूज कर रहा हूं। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूला याद करो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस के बाद प्लस आता है, फिर वापस माइनस आता है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरोस का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, कांस्टेंट टर्म 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है भाई, a का वैल्यू क्या है, 1 है ना। फ्रॉम 1 आप ये कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे a का वैल्यू आप 1 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यूजिंग 1 बात समझ में आया ना। तो ये बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो अगर बी स्क्वायर 0 हो गया तो ऑब्वियसली बी क्या हो जाएगा, 0। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जितना लिखा रहे उतना लिखना पड़ेगा। आर क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b बराबर 0। क्लियर, सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसको आप सम ऑफ जीरोस और रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट जो वेतास रिलेशन है उसको यूज करके मैंने करके दे दिया। अभी अगर कोई चाहता है कि ये सब यूज नहीं करेगा, डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट यूज करेगा, तो भी वो कर सकता है। वो ये सोचेगा कि सर अगर ये तीनों 0 है तो ये तीनों वैल्यू को अगर मैं x के जगह पे रखता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर ये तीनों वैल्यू को उठा करके वो इस जगह पे रख के इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देगा, तो यहाँ पे a और b के टर्म में 3 इक्वेशन मिल जाएगा। तो उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी वो a और b का वैल्यू निकाल सकता है।
क्लियर है बोला? तो ये 9th का फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट जो है वो भी अगर आप यूज करोगे तो भी आपके पास यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो आप कीजिएगा उसको, है ना, अल्टरनेट सॉल्यूशन दे करके एक और सॉल्यूशन आप लिख के रखिए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी पॉलिनोमियल fx का एक जीरो होता है x इक्वल टू k, ठीक है ना, अगर वो x इक्वल टू k उस पॉलिनोमियल fx का जीरो है तो x माइनस के उसका फैक्टर होगा, है ना। और बेसिकली यहाँ पे फैक्टर थ्योरम भी यूज नहीं हो रहा है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीरो यूज हो रहा है, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? वही होता है कि अगर ये इसका जीरो है तो इसका मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे अगर वो वैल्यू मैं रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम नहीं है बेसिकली, ये मैंने गलत बोल दिया, फैक्टर थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीरो जो है वो यूज होगा, है ना, कि अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इस पॉलिनोमियल को x की जगह पे अगर आप रखोगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हो ना कि p ऑफ k अगर जीरो होता है तभी तो x इक्वल टू k को इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो बोला जाता है। x इक्वल टू k इस पॉलिनोमियल px का जीरो कब होता है? जब p ऑफ k क्या होता है? जीरो होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कहानी को। क्लियर है क्या? तो चलिए दोस्त, है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप अल्टरनेट सॉल्यूशन दे करके सिमिलरली अकॉर्डिंगली ये चीज लिख करके रख सकते हो आसानी से। क्लियर है? तो कर लीजिएगा, मैं और कर नहीं रहा हूं, है ना। आप लिख सकते हो एज a माइनस बी इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू दिस, देयरफॉर f ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज क्या आएगा? a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन है और सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगा जो f ऑफ a इक्वल टू जीरो करके आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व कर देना, आपको a और b मिल जाएगा। बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपका टफ हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन शायद अगर इन्वॉल्व हो जाए तो सिंप्लीफिकेशन आपका टफ हो जाएगा। तो उस चीज के लिए ये शायद आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह दिया जाता है तो वो थॉट भी, मतलब एक पॉसिबल थॉट तो है। अभी सिंप्लीफिकेशन टफ हो रहा है, दैट्स व्हाई अपन इसको छोड़ रहे हैं, वो अलग बात है, बट थॉट तो है। इसको इस तरीके से किया तो जा सकता है। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन में चलते, चलिए नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला गया है एंड देन अकॉर्डिंगली चीजों को समझते हैं। नंबर 3 पर यह बोला जा रहा है, नंबर 3 पर बोला जा रहा है कि इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका 2 जीरो दिया हुआ है, एक 2 प्लस रूट 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 3। क्योंकि आप जानते हो या नहीं जानते हो मेरे को नहीं पता, बट ये चीज आप जान के रखो कि अगर एक रूट इरेशनल इस टाइप में आता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो अगर इस तरीके से आता है 2 प्लस रूट 3, दैट इज अगर इस तरीके से आएगा, एक जीरो अगर आपका p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में आएगा तो अदर जीरो जो होगा वो डेफिनेटली p माइनस रूट क्यू होगा। ये चीज आप जान के रखो। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट के तरह इरेशनल रूट्स भी ऐसे ही अकर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? याद करो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो सॉल्व किए थे, तो एक रूट आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस से अगर आ रहा है तो दूसरा रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई ट्वाइस से आ रहा था ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना ये कुछ p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में है। ये वाला तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब का बात कर रहा हूँ, है ना। d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब तो रूट d सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा वाला माइनस पे आ रहा है सिमिलर। तो ऐसे ही होता है, अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा अगर मेरे को नहीं भी दिया जाता, यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, माइनस को हटा दो, है ना। मान लो दूसरा रूट अगर नहीं भी दिया जाता तो मेरे को ये समझ के लेना पड़ता कि दूसरा रूट जो होगा वो कंफर्म है 2 माइनस रूट 3 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 2 रूट अगर पता चल गया तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। तो उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर से मैं इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था। उसी क्वाड्रेटिक एक फैक्टर अगर आपको मिल गया, मतलब एक रूट अगर आपको मिल गया, इरेशनल है, आप ये जान के रखना हमेशा, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू के तरह होता है तो दूसरा रूट हमेशा p माइनस रूट क्यू के टाइप में ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज अपन प्रूव भी कर सकते हैं, बट उसमें अभी नहीं जा रहा हूं मैं। ऑलरेडी थियरी पढ़ाते वक्त ये लॉजिक बताया था आपको। क्लियर है क्या? अभी यहाँ पे अगर मैं p का वैल्यू 0 मान लेता हूँ और q का वैल्यू मान लो 5 मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो एक रूट अगर रूट 5 है तो दूसरा रूट माइनस रूट 5 होगा। क्लियर है? अगर p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3 मान लेता हूँ तो एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। ये कंफर्म है? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आपको मैंने 2 तरीका बताया था। एक तो क्या कि आप
फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या कर दो, अगर 2 + √3 एक रूट है, दूसरा रूट 2 - √3 होगा तो दो जीरो मिल गया, दो रूट मिल गया। अगर दो रूट मिल गया तो दो फैक्टर मिल जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा, तो उससे डिवाइड करके एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालेंगे और उससे दो जीरो निकाल देंगे। अदरवाइज मैंने क्या बोला था, वियेटास रिलेशन यूज करके भी कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो, दोनों अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक मेथड यूज करके आपको कहानी खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा मैं क्या यूज करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है बोला, चलो। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं कि एज 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x to the power 4 minus 6x³ minus 26x square plus 138x minus 35 is 2 plus √3. So other root must be क्या होगा, 2 - √3 होगा ही होगा, कन्फर्म है। याद रखना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो है वो भी हमेशा पेयर में आता है और इर्रेशनल रूट्स जो होते हैं वो भी पेयर में आता है। सारे के सारे इर्रेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आएगा। एक अगर p + √q है तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, कन्फर्म है कि दूसरा रूट 2 - √3 होगा, कन्फर्म है, मान के चलो। बात समझ में आ रहा है ना। लॉजिक क्या है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो लॉजिक है वही है। तो चलो ये आप याद रखिएगा, ऑफिशियली ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे भी। तो दो रूट तो हमें मिल गया, मैं वियेटास रिलेशन यूज करने वाला हूँ। आप फैक्टर थ्योरम से करना चाहते हो कर सकते हो, अल्टरनेट सॉल्यूशन देके, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको। याद है +√5/3 -√5/3 वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दोनों मेथड से बताया था। क्लियर है क्या? तो अदर रूट ये हो गया है ना। लेट द रिमेनिंग 0 लिख देता हूं, रिमेनिंग zeros ऑफ fx भी क्या मान लेते, p एंड q मान लेते। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर क्या बोल सकते हो, p और q निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन का जरूरत है, तो दो इक्वेशन तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आपके पास चार रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चार है, चार में से दो यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + √3। डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिख देते, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ, माइनस से स्टार्ट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x³ डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x to the power 4 होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, 2 + √3, 2 - √3, p + q, ठीक है। दो तो एक तो दिया हुआ था तो दूसरा पता चल गया और दोनों को मैंने एज्यूम कर लिया, तो सम ऑफ जीरोस लिख दिया, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x³ देखो कितना है 6/1। तो यहां से क्या रिलेशन निकल करके आ गया, ये तो समेशन 4 हो गया, इधर 6 हो गया, तो 4 को उधर भेज दो तो p + q का वैल्यू 2 आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। और अभी सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ये सब करके ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे प्लस होगा। प्लस में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आएगा डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x³ आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3 इंटू p इंटू q। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -35 है, डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो 4 - 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ से pq का वैल्यू क्या मिल गया, -35 मिल गया। pq का वैल्यू क्या मिल गया, -35 मिल गया। अभी अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग 1 और 2, तो p और q मिल जाएगा। आपको निकालने क्या बोला था, फाइंड अदर जीरोस, तो आ जाएगा p और q, ठीक है ना। या फिर अगर आपको फैक्टराइज करने बोलता है तो आप फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, अगर जीरो मिल जाता है तो फैक्टर भी पता चल जाएगा ना भाई। तो सॉल्विंग 1 और 2 वी हैव क्या निकाल सकते हैं हम,
p प्लस q का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, -35/p इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ रहा है p स्क्वेयर -2p -35 बराबर 0। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा p - 7 इंटू p + 5 पे। तो p का वैल्यू आ जाएगा 7 और -5। ठीक है, तो फ्रॉम 1 आप q भी निकाल सकते हो। q कितना हो जाएगा, अगर p 7 होता है तो q हो जाएगा -5, अगर p -5 होता है तो q हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर other zeros of polynomial are 7 and -5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ वही होगा 7 और -5, या फिर -5 और 7 एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों हो गया अदर जीरोस। ठीक है, तो अभी अगर कोई आपको बोलता है कि फैक्टराइज करके दो इस पॉलिनोमियल को, तो मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक जीरो मिलने से बाकी सारे फैक्टर्स भी मैंने निकाल दिया। ठीक है ना, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो बाहर k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसी पॉलिनोमियल को अगर मेरे को फैक्टराइज करने बोलते हो तो मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। कैसे, एक तो फैक्टर हो जाएगा, ये एक जीरो है तो x माइनस दिस एक फैक्टर होगा, एक और जीरो ये था तो x माइनस दैट एक और फैक्टर हो जाएगा, और नया 2 जीरो क्या आया, 7 और -5 आया, तो एक हो जाएगा x माइनस 7 और दूसरा हो जाएगा x माइनस -5 दैट इज x प्लस 5। और बाहर यहाँ पे k आना चाहिए, जबकि वो k का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो k 1 ही होगा, क्योंकि चारों के चारों को प्रोडक्ट करके x⁴ आएगा, उसका कोएफिशिएंट 1 है। आप देख लो यहाँ पे k का वैल्यू 1 मैंने लिया ना, बिल्कुल सही लिया, क्योंकि इन चारों को प्रोडक्ट करके आप देख लो एग्जैक्टली आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो क्लियरली दिख रहा है लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई k का वैल्यू भी मैंने 1 ही ले लिया। लीडिंग कोएफिशिएंट जितना होगा k का वैल्यू भी आप उतना ही ले लेना। क्लियर है क्या, तो समझ गए होंगे पूरा कहानी आप, है ना। तो इसके बाद जो अच्छा बच्चा है उसको नोट दे करके जरूर ये वाला पॉइंट भी लिख कर रखना कि इस तरीके से मैं इसको फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम यूज करके इसको मैं इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। क्लियर है, तो एक के बाद एक क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके बाद एग्जामिनर को आपको फैक्टर थ्योरम का लॉजिक को चेक करना है, अगर वो चाहता है कि फैक्टर थ्योरम आपका चेक करे, तो बिल्कुल वो यहाँ से फर्दर ये चीज़ चेक कर सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट मान लो 2 होता, अगर यहाँ पे मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट 2 होता, ठीक है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। तब आप डायरेक्टली यहाँ पे इन चारों का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते थे, बाहर आपको क्या लगाना पड़ता, एक 2 जरूर लगाना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा इक्वेशन आप कंसीडर करके देख भी सकते हो, यहाँ पे 2 मान के आप करके देख सकते हो। एक और प्रॉब्लम, ठीक है, कि बाहर अगर 2 लगाने से वो चीज़ मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 हो जाए और अगर 4 0 ऐसे कुछ मिल जाए, ठीक है ना, तो अगर मैं इन चारों का प्रोडक्ट और बाहर 2 लगा देता हूँ, तो क्या ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल इक्वल आ रहा है या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अकॉर्डिंगली। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज तो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि इसको फैक्टर थ्योरम से भी आप जीरोस निकाल सकते हो, मतलब लॉन्ग डिवीजन से डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके डिवाइड करके निकाल सकते हो। ये भी आपके पास एक सुटेबल तरीका होगा, है ना। अगला क्वेश्चन में चलते चलिए, क्या बोल रहा है नंबर 4 प्रॉब्लम में, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 4 पर यह बताया जा रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल को मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास वो x प्लस a आएगा। तो k और a का वैल्यू मेरे को निकालना है। सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि अगर देखो ना, अगर यहाँ पे 2 होता ना, तो मैं फैक्टराइज करने का बात बोल रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अगर यहाँ पे 2 होता ना,
ठीक है। तो इसका अगर एक ज़ीरो दिया हुआ रहता 2 + √3, तो दूसरा आपको पता चल जाता ऑटोमेटिकली 2 - √3 है। अभी इसका एक ज़ीरो 2 + √3 है या नहीं ये मेरे को पता भी नहीं है, बट मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक अगर ऐसा है p + √q तो दूसरा p - √q होगा। तीसरे वाले को आप अल्फ़ा, चौथे वाले को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। फिर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके जब आप कहानी को करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 4 इस तरीके से लीनियर फैक्टर मिलता, ठीक है, और बाहर एक्स्ट्रा बस आपको ये 2 लगाने का ज़रूरत होता, तो अपना आप ये एडजस्ट हो जाएगा देखना। बट अगर बाहर 2 नहीं लगाओगे ना तो ये पॉलिनोमियल कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, इस चीज़ को समझना। क्योंकि आप इनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो x⁴ आएगा, बट यहाँ पे तो 2x⁴ है, तो उस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए हम ये 2 लगाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और बाकी सारे कैंसिलेशन होकर पूरा एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा कोई भी एक क्वेश्चन ले करके, है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन लीजिएगा जिसका वाकई 2 + √3 एक 0 हो रहा है, या फिर कोई भी इरेशनल क्वांटिटी इसका मान लो 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आप बुक वगैरह में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसा कोई पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिएगा, या फिर क्यूबिक ही ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिएगा जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, और एक ज़ीरो जो है वो इरेशनल है। मान लो एक ज़ीरो √5 इस टाइप में है, तो दूसरा -√5 हो जाएगा, और तीसरा ज़ीरो आप निकालेंगे के मान करके, तीसरा जीरो निकाल देंगे वियतास रिलेशन यूज करके, सम ऑफ द, तब तो एक ही रिलेशन से आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सम ऑफ द जीरो से सॉल्व हो जाएगा। अभी तो 2 वेरिएबल था इसीलिए 2 इक्वेशन चाहिए, तब तो आराम से एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो उस वक्त आप मैच करके देख सकते हो ये कंसेप्ट, तो ये वेरीफाई होगा बिल्कुल। अब देखिएगा, बताइएगा अकॉर्डिंगली आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बता देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि बोला जा रहा है एक पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके एक क्या मिल रहा है आपको, और रिमाइंडर मिल रहा है x + a। ऑब्वियसली रिमाइंडर x + a मिलेगा, क्योंकि डिवाइजर का डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री हमेशा छोटा होगा। तो डिवाइजर का डिग्री अगर 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री या तो 1 होगा या तो 0 होगा। चलो, तो वो लोग 1 का डिग्री दे दिया है, तो हम लोग भी यही कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो हम लोग सोच कैसे सकते हैं प्रॉब्लम को, कैसे सोचेंगे? अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम डायरेक्टली यूज़ करूँ तो QX कोई कोशेंट आएगा नहीं, हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। बोला गया है ना कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया है, तो आप भी कर दो डिवाइड। डिवाइडिंग fx इज इक्वल टू x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 by gx इज इक्वल टू x² -2x + k। वी हैव, इस पॉलिनोमियल को उससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, x² -2x + k, ठीक है। रिमाइंडर दिया हुआ है ना, तो उसको इक्वेट करके आराम से आप कहानी सॉल्व कर सकते हो। -25x + 10, क्लियर है? तो यहाँ से अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, x², तो ये आ जाएगा x⁴ -2x³ + kx²। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -4x³ आएगा +16 - k × x² -25x + 10। फिर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -4x लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, -4x³ + 8x² -4kx। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ से 8 - kx² आएगा, यहाँ से आ जाएगा -25 + 4k, दैट इज 4k - 25, और प्लस यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, +8 - k लगाओगे कांस्टेंट, तो 8 - k × x² आएगा, -2 × 8 - k × x आएगा, दैट इज, इसको डायरेक्टली लिख देते 16 - 2k।
ठीक है। हाँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 माइनस 2 के इंटू एक्स प्लस के इंटू 8 माइनस के। तो सब्ट्रैक्ट अगर कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 के माइनस 25, तो ये प्लस में आ जाएगा ना भाई। 4 के माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2 के इंटू एक्स, है ना भाई। और इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो एज रिमाइंडर कितना दिया हुआ है x प्लस ए दिया हुआ है, तो वही ये चीज़ एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ 2 के माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अभी ये तो एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ये ट्रू होगा, आप बोल सकते हो ऐसा। तो डायरेक्टली x का कॉफिशिएंट को इक्वेट करो, मतलब एग्जैक्टली रिमाइंडर इसके इक्वल आना चाहिए। तो ऑब्वियसली x का कॉफिशिएंट के इक्वल होना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 के माइनस 9 को 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो k आ जाएगा 5 और दूसरे जगह से a का वैल्यू लिख सकता हूँ 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। तो 10 माइनस 8 के हो जाएगा 40 प्लस 25, तो ये 35 माइनस 40 हो जाएगा -5। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 होगा और a का वैल्यू हो जाएगा -5। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलिए यहाँ से a और k का वैल्यू निकल गया अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो थॉट है कि एक प्रॉब्लम को देख करके अप्रोच कैसे करना है, समझना कैसे है, वो चीज़ आपको क्लियर करना होगा दोस्त। वो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको उस लेवल का फ़ायदा नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, गलत क्वेश्चन आ गया। हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इसको थोड़ा चेंज कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2। चलो करते क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग कर चुके बहुत सारे। चलिए देखते हैं। 4 को आप पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोला है कि रूट्स निकालना, जीरोस निकालना है और जीरो और कोफिशिएंट के बीच का कंडीशन को वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो ज़ीरो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ, एक तो देखो अल्फा और बीटा 2 जीरो आप मान सकते हो, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यूज करके आप अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो तरीका आपके पास ये है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये भी एक तरीका होगा कि आप डायरेक्टली fx इक्वल टू 0 करके जीरोस निकाल दो। तो दोनों ही मेथड आपके पास अवेलेबल है, तो मैं इसी से कर रहा हूं। फॉर जीरोस ऑफ fx वी हैव f ऑफ x बराबर 0, fx बराबर 0 करो तो यहां से क्या आ रहा होगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग आपका 3x निकलेगा, तो ये 2x प्लस 3 और माइनस यहाँ से 4 निकलेगा, तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 होगा या तो 4/3 होगा। ठीक है, देयरफॉर जीरोज ऑफ fx आर क्या हो जाएगा -3/2 एंड 4/3।
ये दोनों के दोनों 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 0 निकालते कैसे, fx इक्वल टू 0 करके ही तो 0 निकालते हैं ना। तो 0 निकालने का एक ही तरीका होता है, यही एक तरीका है, या फिर आप कोफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशन को यूज़ करके भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे कंडीशंस को। तो नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या करेंगे, -3/2 + 4/3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 -9 + 8, तो ये आ जाएगा -1/6। तो -1 क्या है आपका गिवन पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ, यही है आपका 1/6। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लो, हो जाएगा काम। ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तब आराम से ये वेरिफिकेशन करा सकते हो। क्लियर? तो ये 5 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है, तो ध्यान से करके रखिएगा। मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूँ। एकदम से कंपटीशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे पिक नहीं किया, ठीक है। अल्फा बीटा अगर fx का 2 0 है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या है 1 है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, आपको k का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है और अल्फा बीटा 2 ज़ीरोज़ है। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का 2 ज़ीरोज़ है, तो यहाँ से 2 रिलेशन तो मेरे पास मुफ्त का आ जाएगा। क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्वाड्रेटिक है और तो कुछ आएगा नहीं, तो उन दोनों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाएगा, उस दोनों रिलेशन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और उन दोनों रिलेशन को अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आपको पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप जानते हो कि a माइनस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूँ। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको प्रॉपरली, है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, कहानी में आगे चलते देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो नंबर 6, अब क्या लिखोगे, एज अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ, एज अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ fx बराबर x² माइनस 5x प्लस k। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक रिलेशन तो आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। पूरा लिखना चाहते हो तो लिख दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ पे 1, दैट इज़ ये 5 हो गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये रोमन 1 एक इक्वेशन आपको मिल गया ऑलरेडी। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा k और कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1, तो ये k आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू k हो जाएगा। बात समझ हो। अभी जो गिवन रिलेशन है उसको ज़रा देखो आप ध्यान से, वो कितना दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दिया है। तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा दोस्त 1 दिया हुआ है तो यहाँ से मैं स्क्वायर कर सकता हूँ ना, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला को मैं सम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्योंकि देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4ab, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली इस चीज़ को यहाँ पे रख सकते हो। और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता ही है, ख़त्म। यूजिंग 1 and 2 आप यहाँ से आराम से k का वैल्यू निकाल सकते हो। 4k का अगर बात करूँ तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा,
तो k का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इस तरीके से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो और पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंगली मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ध्यान से देखते क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो पहले तो आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, लेट जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इसका जीरो है तो दो रिलेशन तो यहां से क्लियरली निकाल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो एक आ ही जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये दोनों रिलेशन तो आ ही जाएगा। तो अभी आपको ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला है जिसका जीरो जो है वो इसके जीरो के रेसिप्रोकल है। दैट इज जीरोस क्या हो जाएगा, नया पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, we have to determine a quadratic polynomial, we have to determine a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta according to the condition, या फिर according to the question लिख सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना है, सॉरी पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल का जीरोस अगर आपको मिल गया तो क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तभी तो आप पॉलिनोमियल निकालोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर के लगा देना, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालो, सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, या फिर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। वो कितना आ जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसको एलसीएम ले लोगे तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो पता ही है, सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई सी आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, दैट इज 1 बाई अल्फा बीटा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई सी बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, ए बाई सी आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये माइनस बी बाई सी हो गया, ये ए बाई सी हो गया। ठीक है, देयरफॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी आप कमेंट कर देना यार, whose zeros are reciprocal of zeros of the given quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c is क्या होगा, नया पॉलिनोमियल जो px होगा वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस। मतलब उस नया पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस जो हमने निकाला वो कितना आया, माइनस बी बाई सी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, खत्म बात। तो ये के आ गया यहाँ पे, ये एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस के जगह पे माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह पे ए बाई सी, खत्म कर दो। इसको फाइनली सॉल्व कर देना, के इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी, खत्म। वापस एलसीएम लेके के बाई सी को नया के डैश लिखना चाहते हो वो आपका मर्जी है, लिख सकते हो, यहाँ तक छोड़ने से भी करेक्ट होगा। क्लियर है बोला? चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे वाले जीरो का नेगेटिव है, मतलब क्या, मतलब अगर आप अल्फा और बीटा दो जीरो कंसीडर किए हो तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा या फिर बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ये कंडीशन आपको मिल जाएगा।
तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरो कंसीडर करके फिर वापस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा ये सब यूज़ करके एक दो स्टेप आप इंक्रीज ना करके आप डायरेक्टली ज़ीरोज़ ऑलरेडी कंसीडर कर लो ना, एक को अल्फ़ा और दूसरे को माइनस अल्फ़ा, तो ही तो पता चल रहा है कि एक दूसरे का नेगेटिव है, तो यहाँ से ही काम निपट जाता है। क्लियर है बोला? तो चलिए, लेट zeros of given quadratic polynomial क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 8kx माइनस 9 बी अल्फा एंड माइनस अल्फा। एक तो आपको अल्फा कंसीडर करना है और दूसरा आपको माइनस अल्फा कंसीडर करना है। तो अगर अल्फा और माइनस अल्फा कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तो ऑलरेडी पता ही, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको के का वैल्यू निकालना है तो सम ऑफ जीरोज ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा कर सकते हो, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस 8k और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये 0 आ गया और इधर 2k हो गया, तो ऑब्वियसली k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 0 निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस इसी चीज़ को आपको पकड़ना था। अगर आप अल्फा और माइनस अल्फा ना भी पकड़ते तो यहाँ पे आप क्या पकड़ते, बीटा पकड़ते। यहाँ पे आपके पास क्या आता, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2k आता और फिर आप बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा यूज़ करते, तो ऐसे ही k का वैल्यू यहाँ से 0 आता, बस एक लाइन आपका बढ़ जाता और कुछ नहीं। क्लियर है क्या? तो ये आप रिड्यूस करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। सेम 7 की तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो अल्फा बीटा अगर मैं इसको करूंगा नहीं, ऑलरेडी मैं 7 में अच्छे से लिख के दे दिया, मैं इसमें प्रोसीजर आपको बता दूंगा। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का 0 है तो दो कंडीशन तो आपको ऐसे ही मिल गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए माइनस 2। ठीक है? तो अगर मैं नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूं जिसका जीरोज ये दोनों है, तो मुझे पहले इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, पहले सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, उस जगह पे मैंने के लगाया था क्या बाहर नंबर 7 में? अगर के नहीं लगाया तो लगा देना के, क्योंकि के तो लगाना पड़ेगा ना, पॉलिनोमियल तो यूनिक नहीं होगा। यूनिक होने के लिए तो एक और कंडीशन देना चाहिए या फिर मोनिक पॉलिनोमियल बोलना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है? तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, ऊपर आ जाएगा आपका 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है? तो ये 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, और नीचे आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है? तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ से 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, और 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। क्लियर है बोला? तो डायरेक्टली आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हो और अल्फा इंटू बीटा भी पुट कर सकते हो। ऑलरेडी आपको पता है ना, अभी अभी आप निकाल के रखे हो 3 और माइनस 2, ये दोनों पुट करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकालने जाओगे तब तो बस डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा, आप निकाल दो कि सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू कुछ नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि पॉलिनोमियल निकाल रहे हो ना। क्लियर है? तो एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला था, है ना? तो हमने 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का एडिशन और प्रोडक्ट निकाला, और यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 2 फॉर्मेट, इन दोनों का नया जीरो जो है वो ऑलरेडी अल्फा और बीटा के टर्म में डिजाइन करके दे दिया। तो आप इन दोनों का सम निकालोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, तो आपको नया पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मिल जाएगा। और इन दोनों निकालते वक्त आपको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको इन्हीं दो वैल्यू का मतलब इन्हीं दो एक्सप्रेशन का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी वगैरह लगा के इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा पूरा यहाँ से सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिल जाएगा, जहाँ पे जीरोस कौन है, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का बात कर रहा हूँ। और अगर सम और प्रोडक्ट मिल गया तो पॉलिनोमियल आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर आपको क्यूबिक लिखने बोलता है तो क्या करोगे, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि 9 प्रॉब्लम सब बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ है मेरे को आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, आप पूछिएगा, अकॉर्डिंगली मैं आपको अपना डाउट क्लियर कर दूंगा। बट लेक्चर में इतना ही टाइम रेस्ट्रिक्टेड है, मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको। क्लियर? अभी और कुछ 4, 5, 6 प्रॉब्लम देख लेते हैं और अच्छे क्वालिटी के 5, 6 प्रॉब्लम लेकर के आता हूँ, उनको डिस्कस करूँगा, तो ये पूरा चैप्टर 2 मेरे तरफ से कराना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 10। देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन द सम ऑफ इट्स 2 zeros इज 0। मतलब 2 0 का समेशन 0 दिया है, मतलब क्या कि एक 0 दूसरे का ऑपोजिट साइन का होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट साइन होगा। मतलब एक अगर अल्फा होता है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था नंबर 8 उसी की तरह, एक अगर अल्फा होता है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, तभी तो दोनों का समेशन 0 होगा ना। क्लियर है? और बाकी एक और 0 पता नहीं मेरे को क्या होगा, वो और कुछ भी होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम कंसिडर करते हैं लेट द zeros of the polynomial, let the zeros of the polynomial fx बराबर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बी अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा such that sum of its 2 zeros is 0। sum of its 2 zeros is 0 जो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली। तो अभी आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से देखो तो अभी आप वियतस रिलेशन यूज कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या लिखोगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दैट इज यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू हो जाएगा पी के इक्वल। ठीक है, अगेन अगर आपको बाकी सारे कंडीशंस देखो, यहाँ पे बोला गया है कि आपको कंडीशन बिटवीन कॉफिशिएंट निकालना, मतलब अल्फा बीटा को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है तो आपको तीनों ही रिलेशन यूज करना होगा। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और प्लस में आएगा यहाँ पे। दैट इज ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, q बाई 1 होगा। तो सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम कितना होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। सही बात है, क्लियर है बोला, ठीक बात है। तो यहाँ से हमारे को कहीं ना कहीं मिलता है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फा बीटा तो गया भाई काम से, तो यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, और 1 और 2 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यूज कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस आर है ना, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आर। तो माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आर। तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्यू इंटू बीटा इज इक्वल टू आर। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा, और बीटा का वैल्यू भी तो आपको पता है ना, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको, ऐसे ही लिख दो, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू आर। तो माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आपको क्यू पता है और बीटा का वैल्यू आपको पी पता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर है।
बात समझ में आ रहा है ना? पी क्यू इज इक्वल टू आर है, आप लिख दोगे यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। बात समझ में आ रहा है ना? तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू आर जो है वो आपका फाइनल कंडीशन है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। जिस कंडीशन के ऊपर बेस करके आप ये बोल सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन के ऊपर बेस करके आप ये बोल सकते हो कि रूट से जो होगा दैट इज जो जीरोज होगा, मतलब उसमें से 2 जीरो ऐसे होगा जिनका समीशन 0 होगा और एक कोई भी जीरो, कोई भी अदर एक जीरो होगा, ठीक है ना? तो इस तरह का प्रॉब्लम को देखो इसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे वेतास रिलेशन के ऊपर बेस किए गए प्रॉब्लम है, तो ध्यान से इनको करने का कोशिश करो दोस्त। हाँ, सम ऑफ इट्स 2 zeros, जीरो देख के मेरे को समझ में आ गया, अच्छा एक जीरो तो अल्फा होगा और दूसरा जीरो अल्फा ही होगा बट साइन अलग होगा। अगर साइन सेम हो जाता है तो समीशन कैसे 0 आएगा? एक अगर 5 है तो दूसरा -5 होना ही पड़ेगा ना, ताकि समीशन 0 आ जाए। और दूसरा जीरो को आप कोई भी अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लिए अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ आपको समझना था यहाँ पे, है ना? तो मुद्दा आपका ये है कि अल्फा बीटा जो भी आपने एज्यूम किए उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको रिलेशन जो आप याद करके रखे हो वेतास रिलेशन, वो आपको यूज़ करना है और वो यूज़ करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। 2 रिलेशन से आपको मिल रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा का वैल्यू, और थर्ड वाले पे वही वैल्यू को आपने यूज़ कर दिए। क्लियर है? तो इस तरह का प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है जो फाइनल एग्जाम्स में आपका आ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस प्रकार के प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छे से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको ज़रा ध्यान से देखो, बोला गया है सेम कंडीशन आपको निकालना है, बट अभी बोला गया है कि जीरोस जो है वो एपी में है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना? तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तब तो ठीक है कि आप समझ जाओगे मेरा आंसर। बट अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जो है 10th का, वो अगर आप नहीं पढ़े हो तो वो पढ़ने के बाद आप ये चीज़ आराम से समझ जाओगे कि अगर मेरे को 3 टर्म ऐसे कंसीडर करना होता है जो एपी में है, ठीक है, जो एपी में है, तो उस वक्त मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, टर्म्स को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, सोच के देखो एक बार, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना? अगर मैं बात करूँ 2, 5, 8, तो ये तीनों की तीनों एपी में है। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का जो डिफरेंस है, 8 और 5 का जो डिफरेंस है, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है ना? तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर सेम है, 8 के बाद अगला वाला क्या आएगा? 11 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 से 2 माइनस करके 3 आ रहा है, 8 से 5 माइनस करके 3 आ रहा है, 11 से 8 माइनस करके भी 3 आ रहा है। तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 3, 3, 3 अगर है तो क्लियरली मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अगर मेरे को ऐसा 3 टर्म कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मेरे को 3 ही जीरो कंसीडर करना है, और उन तीनों जीरो को अगर मेरे को इस तरीके से कंसीडर करना है सच दैट दे आर इन एपी, तो मैं कम से कम वेरिएबल में क्या एज्यूम कर सकता हूँ? मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ ना, देखो a माइनस डी, है ना? दूसरे वाले को a मान लिया और तीसरे वाले को a प्लस डी मान लिया। बहुत बच्चा यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है, क्यों सर, मैं तीनों को a b c कंसीडर कर लेता हूँ ना, और फिर मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये तीनों के तीनों एपी में है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये आपके लिए बेकार है ना, क्योंकि ये आप वेरिएबल को इंक्रीज करके आप क्या करोगे, अपना कैलकुलेशन को बढ़ाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यही चीज को देखो ना, मैंने इसी कंडीशन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके इसको कितना छोटा बना दी। समझ में आ रहा है ना? अगर आप डायरेक्टली एपी में इन तीनों को कंसीडर कर लेते हो तो आपका कितना फायदा होगा, सोचो, है ना? कि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दैट कितना है, डी है, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके भी डी ही मिलेगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म सेम है, मतलब ये तीनों एपी में है। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल सिर्फ 2 है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, ठीक है? तो बेटर है कि आप उसको कंसीडर करो, ठीक है? तो एज यहाँ पे बोला गया है कि जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन एपी, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप क्या कंसीडर करोगे कि लेट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी,
बात समझ में आया ना, a माइनस डी ए और a प्लस डी। और यहां तक कंसीडर करने के बाद जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट लगा के कंडीशन निकालना है वो तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। याद करो पहले वाले स्लाइड में प्रॉब्लम नंबर 2 जो था, उस प्रॉब्लम में भी तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था ना, a माइनस बी ए और a प्लस बी। एनसीईआरटी का ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, a माइनस बी ए और a प्लस बी, वो भी क्या है, उसको भी तो इनडायरेक्टली लिख के दे सकता था ना वो लोग कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो एपी में है। वो लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एपी में है वो ना बोल के डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में वो लोग लिख के दे दिया। बट अगर प्रॉब्लम इस तरीके से आ जाता है कि वो जो चीज वो लोग लिख के दिए वो तो एपी ही है, एपी का ही तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। बात समझो मेरी बात, तो उस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्त, है ना। अगर आप उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझ जाते हो तो इसके बाद क्या करना है वो आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे और आप अच्छे से उसको सॉल्व कर दोगे। तो क्या करना है यहाँ पे, लेट एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो लेट द जीरोस बी a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। ठीक है, हो गया। क्यों ऐसे कंसीडर किया सर, क्योंकि जीरोस एपी में है, तो जीरोस एपी में है तो ऐसा क्यों कंसीडर किया, यही तो इतना वक्त समझाया। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, जितना जरूरत है आपका ए और डी, यहाँ पे तो तीनों का जरूरत होगा, पहले तो सिर्फ ए और बी निकालना था इसीलिए सम और प्रोडक्ट से हो गया। अभी तो आपको कंडीशन निकालना है तो ए और डी का वैल्यू यूज करके किसी रिलेशन में ए और डी को एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा, तो अब की बार तीनों ही रिलेशन का जरूरत होगा आपको, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया। तो अगर एपी का नॉलेज है इतना तक अगर आपको समझ में आया और आप क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले कराया और क्वेश्चन नंबर 10 अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना ही चाहिए, जितना मैंने डिस्कशन कर दिया उसके बाद तो हो ही जाना चाहिए। क्लियर है, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है इस टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपको बोला जाएगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो भाई कौन सा चीज आपको सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत है इस पॉलिनोमियल से ताकि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो है वो इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो जाए। ध्यान से सोचने का कोशिश करो कंसेप्ट को। अगर मैं इसको px मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं qx मान लेता हूं, ठीक है, तो px से कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको मैं gx मान लेता हूं, qx कोशेंट को बोल दूंगा। तो देखो ना भाई, देखो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करो। अगर मैं gx से px को डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो बोल रहा है ये डिविजिबल होना चाहिए। तो gx से अगर px को डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट qx आएगा और रिमाइंडर rx आएगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम आप क्या लिख सकते हो, px इज इक्वल टू qx इंटू gx माइनस rx। अभी आपको बोला, सॉरी प्लस rx। अभी आपको बोला क्या है कि इस px से आप कौन सा चीज सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपका रिजल्टिंग जो नया पॉलिनोमियल जनरेट हो जाए वो gx से डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, सर रिमाइंडर को ही तो सब्ट्रैक्ट करूंगा ना। अगर इस रिमाइंडर को उधर लेके चला जाता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये px माइनस rx बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है px माइनस rx, बात समझ में आ रहा है ना, ये जो दो पॉलिनोमियल है px माइनस rx, ये क्या है। अभी अगर मैं px माइनस rx आपको निकाल करके दे देता हूं, जो ये जो नया पॉलिनोमियल fx आएगा, गारंटेड है कि ये पॉलिनोमियल gx से डिविजिबल होगा, क्योंकि fx को अगर मैं लिखूंगा तब तो fx को मैं qx इंटू gx ही लिखूंगा, प्लस में तो मेरे पास जीरो ही होगा ना। तो ऑब्वियसली fx जो होगा वो gx से भी डिविजिबल होगा, qx से भी डिविजिबल होगा। तो हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या निकालने को बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालने को बोला जा रहा है, और किसी चीज का यहाँ पे, और किसी चीज के बारे में बेसिकली पूछा नहीं गया। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेम पैटर्न में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले आप यहां से डिवीजन एल्गोरिदम बाद में यूज करोगे, लॉन्ग डिवीजन लगा करके सबसे पहले आप रिमाइंडर निकालिए क्या होगा। बात समझ में आया ना। तो लिखेंगे कैसे, पूरा प्रॉब्लम को देख लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, when px is equal to 4x to the power 4 plus 14x cube
माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8 is divided by gx is equal to this, then उस वक्त क्या होगा जब px को आप gx से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? चलिए देख लेते क्या होगा। लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। then by long division we have क्या लिखोगे? 4x² प्लस 3x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करोगे किसको? px को। px दैट इज आपका 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8। तो 4x² से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 2x² सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 8x⁴ प्लस 6x³ माइनस 4x²। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 8। अगेन आपके पास क्या आएगा? ट्वाइस x आएगा, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 6x² माइनस 4x। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से माइनस 4x² आ जाएगा प्लस 11x माइनस 8 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो -1 अगर अपन यहाँ पे डालते हैं तो ये माइनस 4x² हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 14x माइनस 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो रिमाइंडर क्या आ गया? 14x माइनस 10। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि px जो होगा वो किसके इक्वल है? gx इंटू qx प्लस rx, वेयर qx इज इक्वल टू क्या आ रहा है? कोशेंट 2x² प्लस 2x माइनस 1 एंड rx कितना आ रहा है? 14x माइनस 10। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो अभी अगर मैं यहां से बोलूं कि px माइनस rx तो वो आ जाएगा gx इंटू qx। ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि देयरफॉर द पॉलिनोमियल 14x minus 10, the polynomial rx is equal to 14x minus 10 must be subtracted। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना p से, must be subtracted from px so that the resulting polynomial is divisible by कौन? gx is equal to 4x² प्लस 3x माइनस 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल कंक्लूजन। बात समझ में आया ना? तो इसी प्रॉब्लम को, एक रिमाइंडर निकालने का प्रॉब्लम को आपको घुमा फिरा के पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसी तरीके का प्रॉब्लम को आपको समझ के बहुत अच्छे से करना चाहिए, मतलब आना चाहिए। कैसे करोगे? 30 नंबर प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है कि इसके साथ क्या ऐड कर दूंगा सच दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इसके साथ gx से डिविजिबल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बट अगर ऐड करने का बाद बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि इसके साथ क्या ऐड करने से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं rx को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं किसको ऐड कर रहा हूं? माइनस ऑफ rx को ऐड कर रहा हूं ना। समझ में आया? मैं rx को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं ऐड किसको कर रहा हूं? मैं माइनस ऑफ rx को ऐड कर रहा हूं। तो अगर ऐड करने का आंसर देता, मतलब अगर मैं पूछूं कि किस पॉलिनोमियल को ऐड करूंगा, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाता 10 माइनस 4x। मतलब सेम क्वेश्चन है भाई, बस आपको कुछ ही नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको वही लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकालना है और फाइनली कमेंट करते वक्त आप क्या बोल दोगे? जो आप द पॉलिनोमियल r dash x इक्वल टू माइनस rx that is 10 minus 14x must be added to px होगा so that the resulting polynomial is divisible by gx is equal to this जो भी लिखा गया है।
समझ गए होंगे। अगर आप Rx को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप किसको ऐड कर रहे हो, माइनस Rx को ऐड कर रहे हो ना Px के साथ, ऑब्वियसली, ताकि वो डिविजिबल हो जाए Gx से, मतलब ये रिमाइंडर वाला पार्ट वैनिश हो जाए यहां से। क्लियर है क्या? तो ये सिंपल लॉन्ग डिवीजन का एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिख सकता है। अगले प्रॉब्लम में चलते, चलिए अगले प्रॉब्लम में चलते। लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर पॉज करके ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पॉज करके आप लिख देना। 13 वाला होमवर्क में डाल रहा हूं, आप कर लीजिएगा। अपन चलते हैं 14 में। 14 में देखो एक फैक्टर दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, तो अगर फैक्टर दिया है तो फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट में हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर थ्योरम से ये पता चल जाएगा ना कि x = √5 एक जीरो दिया हुआ है, तो बाकी जीरोस निकालने बोला है, तो बाकी जीरोस आप एज्यूम कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस एक स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर दिया फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन। एज x - √5 इज अ फैक्टर ऑफ px = x³ - 3√5 into x² plus 13x minus 3√5. So x = √5 is a zero of polynomial px. Clear है? Let the other zeros be क्या होगा, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं अदर जीरोस। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, वियतास रिलेशन यूज कर सकते हो। नाउ सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा उधर आपका √5 है प्लस अल्फा है प्लस बीटा है और माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ये 3√5 आ गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अल्फा और बीटा सॉल्व करने के लिए एक और कंडीशन सफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, -b/a प्लस dc/a माइनस d/a। तो अल्फा बीटा यहां से 3 आ जाएगा। तो अभी आप सॉल्व करने जब जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देख लो। सॉल्विंग 1 and 2, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/α = 2√5। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2√5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। बात समझ में आया ना? और अभी इस चीज़ को ऐसा दो चीज़ में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ क्या आ जाएगा, सोचो एक बार। कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ इनको, √5 अगर करूँगा तब तो प्रोडक्ट 3 नहीं आएगा। तो यहाँ से तो सॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -2√5 प्लस माइनस √b² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -4 × a × c डिवाइडेड बाई 2ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है अगर नहीं पता तो आप क्वाड्रेटिक वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो, और मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 20 - 12 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2√2। तो ये तो काफ़ी टफ आ गया, √5 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना था देयरफॉर ऑल जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा √5 जो फैक्टर थ्योरम से पता चल गया है ना। यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, हाँ इस जगह पे ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई फैक्टर थ्योरम ये लिख सकते हो। तो एक हो गया √5 हो गया और दूसरा बाकी दोनों यहाँ से मिल जाएगा, एक हो जाएगा √5 प्लस √2 और दूसरा √5 माइनस √2। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ पे ना एक मसला हो जाएगा, यहाँ पे एक मसला होगा। क्या मसला होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा।
बहुत बच्चा, इनफैक्ट मैंने भी आपको पहले वाले प्रॉब्लम में किसी एक प्रॉब्लम में ऐसे ही बोला था, मेरे को याद आ रहा है, अब देखिएगा अभी अभी जो स्लाइड मैंने बनाया था पिछले वाले स्लाइड में, तो अब जरा ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करना। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि एक रूट अगर सर √5 है तो दूसरा रूट क्यों ना हम एज्यूम कर ले -√5 और तीसरा रूट को k मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक रूट अगर √5 पता चल गया तो दूसरा रूट -√5 और तीसरा रूट k, तो सम ऑफ द रूट जैसे ही करेगा तो k आ जाएगा और उधर से आ जाएगा 3√5। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो k का वैल्यू उसका 3√5 आ गया, मतलब वो कमेंट कर देगा कि ये तीनों हो गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 0। बट इनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे, इनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। इधर तो आ जाएगा -5, तो ये -15√5 आ रहा है। ठीक है, -15√5 आ रहा है ना? और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 3√5 है, तो मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका गड़बड़ है यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केसेस में आप कभी भी ऐसा इरेशनलिटी का कंसेप्ट को मत लगाइएगा। हाँ, इमेजिनरी अगर दिया हुआ रहता है तो लगा सकते हो। एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा होगा। जिनका इमेजिनरी पता है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, जिनको पता नहीं है वो छोड़ सकते हो इस थॉट को इमेजिनरी का। अगर एक 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा 2 - 3 आयोटा हो जाएगा और रिमेनिंग एक जो होगा वो रियल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे इरेशनल जो है वो तो रियल ही होता है ना। देखो, हम जो बोलते हैं हमेशा इरेशनल पेयर में आता है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, वो तो अगले दोनों पे फॉलो हो गया ना, अगले दोनों पे तो फॉलो हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? और ये वाला इरेशनल रहेगा कंप्लीटली, समझ में आया ना? बट अगर ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल होता तो कंफर्म है इसका जो पेयर है वही रिमेनिंग रूट होता। समझो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल होता तब तो पेयर में आना ही पड़ेगा। तो पेयर में अगर आना पड़ेगा तो एक पेयर अगर ये है तो दूसरा पेयर √5 के साथ -√5 तो होना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि √5 एक आया और दूसरा -√5 ना आकर के 2 आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। -√5 का एक और पेयर होगा -√5। बट एज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे 3 ही 0 हो सकता है, तो पेयर अगर बनता है तो एक ही तो पेयर बनेगा ना, तो वो पेयर तो यहाँ पे बन गया। हम पहले सोच रहे थे √5 के साथ -√5 पेयर बनेगा, बट हमने ये नहीं सोचा कि क्या पता यार आगे जाकर के ये दोनों 0 जो आने वाला है वो भी तो पेयर में हो सकता है, वो भी तो पेयर में हो सकता है। बट अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो यहाँ पे हम लोगों का ये थॉट चल जाता, क्योंकि एक अगर √5 होता तो दूसरा -√5 और बाकी रिमेनिंग 2 जीरो जो होता वो भी पेयर में ही होता ऐसे। बट अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ही 0 हो सकता है, तो यहाँ पे एक पेयर होगा मैक्सिमम। अभी वो पेयर √5 के साथ वाला आएगा -√5 या फिर रिमेनिंग जो 2 0 आएगा वो दोनों पेयर में होगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता ना। तो इसीलिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में ये थॉट आप मत लगाइएगा इरेशनल के केस में कि एक अगर √5 होता है तो दूसरा -√5 हो जाएगा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में मैं बोल रहा हूँ। और अगर लगाते भी हो तो चेक कीजिएगा कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर एक 0 दे करके, एक फैक्टर अगर देता है तो एक 0 ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब 0 का इंफॉर्मेशन दे करके एक 0 दे करके या फिर 2 0 दे करके, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 2 0 दे करके अगर बाकी दोनों 0 निकालने को बोल रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑड डिग्री का बात कर रहा हूं। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में एक 0 दे करके बाकी जीरोस निकालने को बोलता है ना, वो तो हमेशा चाहे यहाँ पे रैशनल हो या इरेशनल हो, अब लालच में आप मत आ जाना कि एक √5 है तो दूसरा -√5 होगा इन केस ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स। बात को समझना, क्योंकि ये जो इरेशनल वाला पेयर है वो आगे का दोनों पेयर भी तो हो सकता है ना। आप तो नहीं जानते हो, आप सोच रहे हो कि एक √5 है तो -√5 है, दूसरा वाला कुछ भी अनऑप्शन आप और कुछ आ जाएगा। ठीक है, बट हकीकत में यहाँ पे देखने को क्या मिला, पेयर जो है वो √5 के साथ नहीं बन रहा है, बाकी दोनों जो आ रहा है वो अपने आप में पेयर बना के आ गया। बट अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो एक और 0 आना पड़ता और वो डेफिनेटली √5 का ही पेयर होता, वो दूसरा कोई आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आएगा तब तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना कि √5 का पेयर कहां पे जाएगा, जगह तो था तो आया क्यों नहीं, अभी तो जगह नहीं है इसीलिए नहीं आया √5 का पेयर, ऐसे समझ सकते हो। तो अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल आया तो ये कंसेप्ट समझ के रखिएगा अच्छे से कि आपको जो है ना डायरेक्टली जीरोस कंसीडर कर लेना है। मान लो अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल दिया है, एक 0 देकर के 4 0 निकालने को बोला है, तो डायरेक्टली आप चारों 0 को एज्यूम कर लो और फिर वियतास रिलेशन से सॉल्व करके निकालो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक दिया है तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। डिवीजन एल्गोरिथम का टेक्निक है,
लॉन्ग डिवीजन एंड डिवीजन एल्गोरिदम बताया आपको ये टेक्निक, या फिर आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यूज करके भी कर सकते हो, बट होशियार रहना होगा आपको। समझ में आ रहा है ना? चेक करके आप फाइनली आंसर देना इन केस ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो इस चीज को आप मिस मत करना, इस कंसेप्ट को आप पकड़ के रखना दोस्त, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे केसेस अराइज हो सकता है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल एग्जांपल उठाया। बात समझो मेरी? बात क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। इतना भी टफ नहीं है, अगर आप पॉज करके थोड़ा सा सोचोगे आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते 15। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स ऑल्सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, विच जीरोज ऑफ पी एक्स आर नॉट। ये तो सेकेंड पार्ट है, ये तो बाद में सोचेंगे, पहले तो ये सोच लेते। ध्यान से सोचने का कोशिश करो कि अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सारे के सारे जीरोज इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल का भी जीरो है, इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा? 5। इस क्यूबिक का कितना होगा? 3। बोला क्या जा रहा है कि इस क्यूबिक का जो तीनों जीरो है वो एग्जैक्टली इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल का भी 3 जीरो है ना, और 5 डिग्री पॉलिनोमियल का जो रिमेनिंग 2 जीरो है वो कोई अलग आ रहा है। तो होगा क्या कि अगर इस क्यूबिक का तीनों जीरो इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल पेंटिक पॉलिनोमियल का भी 3 जीरो है, तो ऑब्वियसली ये क्यूबिक जो होगा वो कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। दैट इज ये पूरा क्यूबिक इसका एक फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि भाई अगर इसका 3 जीरो इसका 3 जीरो सेम है तो ये ऑब्वियसली इसका फैक्टर तो बनेगा ही ना। क्योंकि अगर मान लो इसका जीरो है ए बी सी, इसका भी है ए बी सी डी ई, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इसका फैक्टर होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इसका भी फैक्टर होगा। तो ये पॉलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, बाई फैक्टर थ्योरम क्लियरली दिख रहा है। तो वही लॉजिक आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ से? हम आपको सबसे पहले बोलेंगे एज जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस ए आर जीरोज ऑफ ऑल जीरोज बोल दो, ऑल जीरोज और जीरोज ऑफ, यहां पे तो ऑल नहीं आएगा। पी एक्स इज इक्वल टू कौन? x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस b। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो होगा क्या? देयरफॉर fx must be a factor of px। बस समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? यही लॉजिक होगा, fx px का एक फैक्टर होगा। ये सबसे पहला कंसेप्ट है जो आपको यहां पे समझ में आना चाहिए था। तो fx अगर px का फैक्टर है तो fx को अगर px को अगर fx से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, देखो रिमाइंडर क्या आता है, उसको इक्वल टू 0 कर दो, ए बी आ जाएगा। बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव, क्या आएगा? लॉन्ग डिवीजन से हमें क्या मिलेगा यहां पे? जब आप fx से px को डिवाइड करने जाएंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस b। तो यहां से क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहां पे x स्क्वेयर आएगा प्लस ax स्क्वेयर, x तो मिसिंग है तो ax स्क्वेयर यहां पे आ जाएगा। सबट्रैक्ट करो, प्लस में क्या आएगा? x लगा दो, तो x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस ax। सबट्रैक्ट कर दो तो माइनस 6x क्यूब प्लस 3 माइनस ax स्क्वेयर प्लस 3 माइनस ax प्लस b। क्लियर है क्या? माइनस 6 लगा दो तो माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर, माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 6 है, माइनस 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 6 है।
तो यहाँ से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस ए प्लस 12, तो ये 15 माइनस ए हो जाएगा, 15 माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस 6 ए। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर, और तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हो, एज एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एज एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो 15 माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना, ये कंप्लीटली ज़ीरो आएगा। सही क्या ना, यहाँ पे 3 माइनस ए आ रहा है, -2 माइनस 6 एक्स क्यूब। सही तो बोला ना भाई, पॉलिनोमियल तो सही लिखा, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए, पॉलिनोमियल तो सही लिखा ना। यहाँ पे ये इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो बी आना चाहिए था ना कहीं पे, तो बी कहाँ से आएगा, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा यार। 3 माइनस ए, बी तो इस तरीके से अकेला नहीं रहेगा ना, बी अगर अकेला रह जाता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा सर, आप क्वेश्चन एक बार चेक करने दीजिएगा मेरे को, कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुआ होगा, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर जो है वो इस तरीके से तो नहीं आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए, और उधर वाला पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस बी। बस सही तो है यार, क्वेश्चन तो सही है। तो हम लोग कोई मिस्टेक किए क्या डिवीजन में, एक्स स्क्वायर दे के 2 एक्स टू द पावर, अच्छा एक्स स्क्वायर से तो ये प्लस आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या यार लॉन्ग डिवीजन में गड़बड़ कर दिया। एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर आएगा ना, क्या बात हो गया यार। देखो तो चलो वापस कर लेते हैं, शायद करेक्ट हो जाए। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 एक्स टू द पावर 4 है ना, फिर यहाँ पे -4 एक्स क्यूब, यहाँ पे 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस बी। फिर अगर मैं कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे कितना लगाऊंगा, -3x लगाऊंगा, ताकि ये -3 एक्स टू द पावर 4 आ जाए, -6 एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर -3 ax आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये 2 एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस बी। फिर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो 2 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 2a। तो अभी अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 एक्स आ जाएगा, और प्लस b माइनस 2a आ जाएगा। हाँ तो अभी समझ में आ रहा है कि ये माइनस ऑफ a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1 0 होगा, इम्प्लाइज a का वैल्यू -1 होगा। ठीक है ना, यहाँ से भी a प्लस 1 0 होने से a का वैल्यू -1, और रिमेनिंग 1 से b माइनस 2a 0 आ जाएगा, तो b का वैल्यू ट्वाइस a आएगा, तो a का वैल्यू -1 है तो -2 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका आंसर। अभी आप सेकंड पार्ट में जाओ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 3 0 तो इसके साथ कॉमन है। अभी कौन सा 2 रिमेनिंग 0 है इस पेंटिक पॉलिनोमियल का जो एक्स्ट्रा है, मतलब d और e जो है वो आप निकालो। तो d और e ऑब्वियसली क्या होगा दोस्त, समझ में ही आ रहा होगा कि अगर ये पॉलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करके जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट का ही जो 2 0 होगा वही तो रिमेनिंग 2 zeros होगा ना। समझ में आया, क्लियर है? तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कमेंट करके लिख दोगे फाइनल कंक्लूजन। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यार। ठीक है, इस प्रोसेस में 3 मार्क दे दिया, अगले प्रोसेस में 2 मार्क दे दिया। क्लियर है क्या? तो आप फाइनली क्या कंक्लूड करोगे, यहाँ से फाइनली कंक्लूड करोगे देयरफॉर रिमेनिंग जीरोज
remaining two zeros of px are the zeros of the quotient qx is equal to x square minus 3x plus 2 when px is divided by fx से जब px को डिवाइड करोगे तब जो क्वोशिएंट आएगा उसका जो 2 जीरो होगा वही अदर जीरो होगा। ऑब्वियस है, अगर इसका 3 जीरो इसका 3 जीरो कॉमन है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये पता चल गया हमें, क्योंकि इसका 3 फैक्टर कॉमन होगा तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा मतलब ये इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये आएगा, क्वोशिएंट ये आएगा और रिमाइंडर जो आएगा वो तो जीरो होगा, उसको तो जीरो के साथ इक्वेट करके ए बी निकाला। रिमाइंडर यहाँ पे तो आ रहा है बट वो जीरो होना चाहिए क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा px वो तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ना, तो रिमेनिंग जो 2 जीरो आएगा वो तो यहाँ से ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। when px is divided by fx, therefore other to that is x is equal to कितना, इसका जो जीरोस आएगा वो कितना आएगा, x इक्वल टू 1 एंड 2, क्योंकि इसको फैक्टराइज करो ना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, वो कितना आएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आएगा, ऐसे ही आएगा ना फैक्टराइज करने से। देयरफॉर अदर टू जीरोस ऑफ px which are not in common with fx are 1 एंड 2। तो ये हो गया बाकी 2 जीरो जो fx के साथ कॉमन में नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग 2 जीरोस जो fx के साथ कॉमन में नहीं है। तो पूरा px का हमने पांचों के पांचों जीरो निकाल दिया। पांचों के पांचों जीरो तो नहीं निकाला, इतना बोला गया है, इतना हमने फाइंड कर लिया कि 3 जीरो तो कौन होगा, जो fx का 3 जीरो है वही होगा 3 जीरो px का, और रिमेनिंग जो 2 जीरो है वो कौन होगा, 1 और 2 होगा। क्लियर है? तो चलो इसी के साथ साथ हमारा समाप्त होता है पूरा चैप्टर 2 हमेशा के लिए कंप्लीट होता है ना। जो भी हमारा डिस्कशंस वगैरह है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन का मैंने एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा टेक्स्ट बुक, जितने भी अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सब कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। तो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये 3 लेक्चर सफिशिएंट है, ये 3 लेक्चर के बाद आपको अपना बुक करना है, और उसके बाद अगर अपना लेवल को और इंक्रीज करके लेके जाना है तो ज़रूर आपको अपना मटेरियल सॉल्व करना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक हम समाप्त करते। जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। तो आज के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अलविदा। प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा, और जो भी होमवर्क दिया गया है अकॉर्डिंगली, आज के लेक्चर में तो कोई होमवर्क नहीं है स्पेशली, जो भी चीज़ बताया गया है प्रॉपर्ली नोट करके कंप्लीट कर लेना। बाय।